रात के सन्नाटे में एक टूटा फूटा घर, जहां 12 साल का आरव गहरी नींद में सो रहा था। उसे क्या पता कि आज उसकी जिंदगी बदलने वाली है। जल्दी करो संध्या, कहीं आरव जाग ना जाए। बस हो गया, आ रही हूँ। हे भगवान, हमारे बच्चे की रक्षा करना। हमारे पास मृत्यु के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आरव सिर्फ 12 साल का था। मेरे लाल, अपना ख्याल रखना और हमें माफ कर देना। इतना कहकर दोनों घर से निकल जाते हैं। दोनों नदी की ओर जाने लगते हैं। कुछ देर में वे दोनों नदी के पास पहुंच जाते हैं। इसके बाद रघु और संध्या दोनों नदी में छलांग लगा देते हैं। अगली सुबह, माँ, ओ माँ, कहाँ हो? चलो मुझे जल्दी से खाना दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। आरव अपनी माँ को बुलाता है, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वह उठकर रसोई में जाता है। अरे माँ, यहाँ भी नहीं है। इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई? आरव ने पूरा घर खंगाल डाला, लेकिन कोई नहीं मिला। डर और भूख से उसका छोटा सा दिल कांप उठा। इसके बाद वह पड़ोस में जाकर अपनी माँ के बारे में पूछता है। चाचा, मेरी माँ को देखा है? पता नहीं इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई। नहीं आरव, मैंने तुम्हारी माँ को नहीं देखा। ठीक है चाचा। आरव उदास होकर अपने घर लौट जाता है और आंगन में बैठ जाता है। पता नहीं माँ और पापा दोनों कहाँ चले गए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, रक्षा करना। उन्होंने आज तक कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। आरव की आंखों में आंसू था। थोड़ी ही देर में आरव की आंख लग जाती है और वो वहीं बैठे बैठे सो जाता है। शाम का समय, आरव जल्दी से उठता है। माँ, बाबा। आरव इधर उधर देखता है, उसे कोई नहीं दिखाई देता है। इसके बाद आरव रोते हुए कहता है, हे भगवान, माँ बाबा दोनों कहाँ चले गए? अभी तक नहीं लौटे। कहीं मुझे छोड़ के तो नहीं भाग गए? आरव भूखा था। वह बिना कुछ खाए पिए जाकर सो जाता है। अगले दिन पूरे गांव में हल्ला हो गया था कि आरव के माता पिता उसे छोड़कर कहीं भाग गए हैं। बेचारे आरव की तो जिंदगी खराब कर दी। उसके माता पिता ने बताओ अब आरव कहाँ जाएगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो श्याम। इस बेचारे 12 साल के बच्चे की क्या गलती थी। गांव के लोग आरव के बारे में चर्चा कर रहे थे। वहीं पास में खड़ा सेठ धनीराम यह सुनता है और उसके दिमाग में एक तरकीब आता है। इसके बाद वह जल्दी से मोहन के घर जाता है। आरव, अरे ओ आरव के बच्चे, बाहर निकल। इतना सुनकर आरव जल्दी से बाहर आता है। जी सेठ जी। अरे आरव, मैंने सुना है तेरे माता पिता तुझे छोड़कर भाग गया है। अब तू ये बता, मेरे कर्ज के पैसे कौन लौटाएगा? क्या कर्ज के पैसे? हाँ, पैसे। तेरे पिता ने मुझसे बहुत सारा कर्ज लिया था और वो तो मुझे कर्ज वापस किए बिना ही भाग गया। तू बता, मुझे कैसे पैसे वापस लौटाएगा? सेठ जी, आप तो जानते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं किस तरह आपको धन लौटा पाऊंगा? ले देकर बस मेरे पास एक झोपड़ी है जिसमें मैं रहता हूँ। इस झोपड़ी का मैं क्या करूं? अगर पैसे नहीं हैं तो उम्र भर मेरे खेतों में काम करेगा बिना मजदूरी लिए। मोहन नादान था, इसलिए वह आसानी से सेठ धनीराम की बात मान जाता है। ठीक है सेठ जी, अगर ऐसा करने से कर्जा माफ हो जाएगा तो मुझे मंजूर है। इसके बाद आरव सेठ धनीराम के खेत में मजदूरी करने लगता है। दिन भर वह मजदूरी करने के बाद सेठ धनीराम आरव को सिर्फ रात का खाना ही देता था, और वह भी सिर्फ 2 सूखी रोटियां। ये ले और इसे खाकर सो जा और कल सुबह जल्दी उठकर फिर से काम पर लग जाना सुबह। जी सेठ जी। सेठ धनीराम मोहन को खूब मारता पीटता भी था, जैसे वो कोई जानवर हो, लेकिन हालातों के आगे मोहन भी मजबूर था। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और मोहन 25 वर्ष का हो जाता है। एक दिन सुबह सुबह मोहन को उठने में जरा देरी हो जाती है, तो वह जल्दी से सेठ धनीराम के खेतों की तरफ भागता है। आज तो उठने में बड़ी देर हो गई। जल्दी से खेत पहुंचता हूं, वरना सेठ जी बहुत गुस्सा करेंगे।
जैसे ही आरव खेत में पहुंचता है, वो देखता है कि सेठ धनीराम लाठी लिए गुस्से में उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें ऐसे देखकर आरव बहुत घबरा जाता है। माफ कर दीजिए सेठ जी, उठने में जरा देर हो गई, आइंदा कभी नहीं करूँगा। माफ कर दूं? अरे एक बार माफ करूंगा ना तो तू बार बार यही गलती दोहराएगा। सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तू क्या चाहता है? तू घर में आराम करे और मैं खेतों में काम करूं। रुक, अभी बताता हूं तुझे। सेठ आरव को बेरहमी से पीटने लगता है। वैसे तो आरव हमेशा सेठ की मार खा लेता था, लेकिन आज मोहन सेठ को जवाब देते हुए कहता, बस करिए सेठ जी, कितना पीटेंगे? रात में आप ही ने मुझसे खेतों में देर तक काम करवाया, इसलिए तो मुझे घर लौटने में देरी हुई थी और इसी वजह से मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती है? मोहन का ऐसा जवाब सुनकर सेठ बौखला जाता है। अच्छा, तो सारी गलती मेरी है? अरे तेरे जैसे को तो अपने सगे माँ बाप ने भी नहीं रखा, छोड़कर भाग गया और अब मेरे टुकड़ों पर पलकर मुझसे ही जबान लड़ाता है। जा निकल जा, मेरी खेत से जब भूखे मरेगा तब आएगा मेरे पास वापस लौटकर। सेठ की ऐसी कड़वी बातें सुनकर आरव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खेत छोड़कर सीधा गांव के बाहर की तरफ जाने लगता है। उसे भी नहीं पता था कि वो कहाँ भाग रहा है, मगर आरव सिर्फ उस गांव से दूर जाना चाहता था जिसने उसका सब कुछ उससे छीन लिया था। अब कभी वापस नहीं लौट कर आऊंगा, चाहे जैसे मुझे अपना गुजारा करना पड़े। ये सब सोचते हुए भूखा प्यासा आरव एक जंगल के पास पहुंचता है। कुछ देर बाद आरव आगे बढ़ता है। आरव उदास होकर आगे बढ़ रहा होता है कि तभी आरव की नजर सामने एक पेड़ के नीचे बैठे साधु पर पड़ती है। साधु बैठकर तपस्या कर रहे थे। आरव को ऐसे झाड़ियों के पास खड़ा देखकर साधु मुस्कुरा देते हैं और प्यार से उससे कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आरव साधु के पास जाता है। क्या बात है बेटा, बड़ा परेशान लग रहे हो? बाबा परेशान तो हूँ, जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। भूख और प्यास और थकान से शरीर भी व्याकुल है। अच्छा, सबसे पहले तुम एक काम करो, उस झोपड़ी के अंदर जाओ, वहाँ कुछ फल रखे होंगे, उन्हें उठाकर ले आओ। आरव साधु की बात मान लेता है और झोपड़ी के अंदर जाकर कुछ फल उठा लाता है और साधु को दे देता है। ये कुछ फल मेरे पास रहने दो और बाकी के तुम खा लो। लगता है सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। धन्यवाद बाबा, आपको कैसे पता चला कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था? मैंने तो बस इतना बताया था कि मैं अभी भूखा था। बस यूं ही समझ लो कि मुझे ऊपर वाले ने बताया है। अच्छा, जरा अपना हाथ लाना तो। आरव साधु की बात सुनकर कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो अपना एक हाथ साधु की तरफ बढ़ा देता है। मोहन का हाथ साधु बड़े ध्यान से पढ़ने लगते हैं। वाह, ऐसी लकीरें तो मैंने आज तक सिर्फ राजा महाराजाओं के हाथ में देखी है। बेटा, तुम तो बहुत तकदीर वाले हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साधु महाराज? आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है आप मेरा हाथ देखने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं और आपको लकीर पढ़ना आता ही नहीं। आरव की बात पर साधु मुस्कुरा देते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मैंने आज तक अपना जीवन गरीबी में बिताया है। मेरे माता पिता भी मुझे छोड़कर भाग गए हैं। जीवन भर उस सेठ ने मुझे मारा पीटा। अरे मेरी जैसी किस्मत तो किसी की ना हो, और आप कहते हैं मेरी लकीर महाराजाओं जैसी है। यह सब सुनकर साधु महाराज फिर से मुस्कुरा देते हैं। बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा। मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से पश्चिम दिशा की तरफ जाना चाहिए और यह फल अपने साथ ले जाओ, रास्ते में तुम्हारे काम आएंगे। इसके बाद आरव साधु के दिए फल लेकर पश्चिम दिशा की तरफ चलने लगता है। शाम होते होते जंगल का रास्ता खत्म हो जाता है और मोहन को एक गांव दिखाई देता है। गांव देखकर मोहन को बड़ी खुशी हुई।